साल की भाई सबसे बड़ी वीडियो फाइनली भाई आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। आज भाई हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फाइनली गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को इस साल के एप्पल के महारथी से, जो क्या है आईफोन 17 प्रो मैक्स। अब ये वाला वैसे मेरे हाथ में 17 प्रो है, प्रो मैक्स मेरा ये रखा हुआ। आपको पता ही होगा भाई मेरे को कॉस्मिक ऑरेंज नहीं मिला था प्रो मैक्स में, तो बस दिखाने के लिए वाला ले लिया मैंने हाथ में। खैर देखो कंपैरिजन जो है आप लोगों को पता ही है भाई, हर साल हम लोग करते आ रहे हैं। और मैंने ना इस बार भी ये सोचा था कि बहुत ही क्रेजी कंपैरिजन होगा, क्योंकि सैमसंग तो भाई अपनी बाउंड्रीज को लिमिट तक पुश कर चुका है और यहाँ पे आईफोन एप्पल भी ना काइंड ऑफ लिमिट तक पुश कर रहे हैं, बट इनको पुश बैक मिल रहा है कुछ चीजों के अंदर। ये वाली वीडियो हल्की सी बड़ी भी होगी और साथ ही में डिटेल से भी भरपूर होगी। तो अगर आपको भाई ऐसे कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लेके बैठना तो बैठ जाओ, क्योंकि भाई सारी चीजें एक एक करके समझाता हूँ। देखो यार, अगर आप लोग दोनों ही फोन को आज देखते हो तो आपको ना एक बहुत ही अलग सी वाइब मिलती है, एक ना स्टैंडर्ड सा सेट हो गया है। जैसे कि सैमसंग के ये वाले फोन्स को देखते के ना दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे बंदे ने अल्ट्रा स्मार्टफोन हाथ में उठा रखा है, और जब भी मैं दूर से देखता हूँ तो पता चल जाता है कि यहाँ पे अल्ट्रा सीरीज का फोन है, तो कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे है ही नहीं। वहीं पे आईफोन का भी आप लोगों को पता है भाई, हम लोगों को दूर से देख के पता चल जाता है कि भाई ये आईफोन है। अब इस साल जो है थोड़ा सा देखो डिजाइन के अंदर चेंज हुआ है, नो डाउट। आपको डिफरेंट यहाँ पे बीच की साइड में ग्लास बैक देखने को मिल रहा है, अदरवाइज पूरी जो बॉडी है वो यूनिफाइड एल्यूमिनियम से बनी हुई है। देन यहाँ पे कैमरा प्लेटो है, कैमरा को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये डिफरेंट अप्रोच अब देखो इनिशियली देखो इतनी पसंद तो नहीं आ रही है लोगों को, बट स्टिल ये मुझे पता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगी और सभी लोग इसको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे, और काफी लोगों ने करना भी स्टार्ट कर दिया है। वैसे प्राइसिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो बात कर ले सबसे पहले। तो देखो अगर आप लोग अभी इस टाइम पर S25 अल्ट्रा लेने जाते हो तो ये ना आपको डिफरेंट प्राइस पे मिलता है। जब ये आया तो थोड़ा महंगा था, 1,25,000 रुपए के आसपास, बट अभी ये अराउंड आपको 1,04,000 रुपए का मिल जाता है, जो कि इस टाइम पर फ्लिपकार्ट की वीडी सेल भी चल रही है, तो उसके अंदर भी आपको थोड़े से ऑफर मिल रहे हैं। अब अगर आप लोग डायरेक्टली से आईफोन से कंपेयर करोगे तो आईफोन की प्राइस यहाँ पे महंगी है। ये स्टार्ट होता है 1.5 लाख रुपए से, उसके ऊपर आपको 5,000 रुपए डिस्काउंट मिल जाता है। 1.5 लाख रुपए के अंदर आपको 256G वाला वेरिएंट मिलता है, तो देख लेना आपके हिसाब से जो भी आपको डिसाइड करना हो। तो नो डाउट देखो प्राइसिंग के मामले में यहाँ पे S25 अल्ट्रा ज्यादा बेटर है, कम रेट में आपको काइंड ऑफ बहुत सी चीजें दे रहा है, बताऊंगा आगे चल के। खैर प्राइसिंग को अगर आप लोग साइड में रखते हो, इवन चलो प्रो मैक्स को अगर आप भी कंपेयर नहीं कर रहे ना, प्रो को भी अगर आप कंपेयर करते हो इससे, तो ये प्रो भी महंगा है, जबकि ये छोटा साइज का फोन है, स्टिल वो S25 अल्ट्रा से महंगा आ जाता है। अच्छा देखो डिजाइन की बात करते हैं ना, साइड बाय साइड आप देखोगे तो दोनों का एक बहुत ही अलग सा फील है इन हैंड में, क्योंकि अगर आप आईफोन देखोगे तो ये राउंडेड है थोड़ा सा कॉर्नर से, तो ना ईजी रहता है हाथ में उठाने में और थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। और एल्यूमिनियम के बाद थोड़ी सी फिनिश अलग हो गई है। सबसे पहले एप्पल टाइटेनियम लेकर आया, उसके बाद सब लोगों ने टाइटेनियम लाना स्टार्ट कर दिया, फिर एप्पल ने गायब कर दिया टाइटेनियम, तो ये पता नहीं क्या चीज है। खैर एल्यूमिनियम अगर आप लोग बॉडी देखते हो तो अच्छी लगती है नो डाउट आज भी, लेकिन ये थोड़ा सा वो जेनेरिक फील देती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। खैर अगर आप देखोगे तो सैमसंग का जो बॉक्सियर फील है वो अलग ही लेवल का है, पता चलता है कि हाँ भाई ये महंगा फोन है, दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी इसमें आपको पीछे की साइड में पूरी ग्लास पैक मिलती है और जो बॉडी इसके अंदर आपको टाइटेनियम की मिल जाती है। साथ ही में जो पीछे की साइड में ग्लास देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगाया गया इस वाले के अंदर, और जो टाइटेनियम इसमें यूज है वो ग्रेड 5 वाला है। वहीं पे जो एप्पल है वो यूनिफाइड एल्यूमिनियम यूज करा, मतलब एक ही एल्यूमिनियम से उन्होंने पूरी बॉडी को डिजाइन करा हुआ है, यहाँ पे कोई भी फालतू के ऐसे कट करके पीसीस नहीं लगाए हैं। साथ में जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे आईफोन के अंदर, ये ना मैगसेफ के लिए उन्होंने ग्लास वाला पार्ट यूज करा ताकि मैगसेफ इजीली कनेक्ट हो जाए, बट उसके जो मैग्नेट्स है बिल्कुल सेम पोजीशन में जो पहले थे, बट एप्पल लोग अब थोड़ा सा नीचे हो गया, तो थोड़ा वियर्ड लगता है वो। बाय द वे ये जो इतने से पार्ट के अंदर यहाँ पे सेरेमिक शील्ड यूज करी गई है, जो कि गार्डेड है बाय एल्यूमिनियम, तो एप्पल ने बोल दिया था बहुत ज्यादा स्टडी है। बाकी आप लोग एक बार डिजाइन के मामले में बताओ आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आता है। खैर अगर बटन्स की बात करें तो सैमसंग के अंदर आपको सेम राइट साइड में पावर बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, फ्लैट बॉडी है पूरी की पूरी। अगर लेफ्ट साइड में देखो कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल प्लेन है। एक चीज अच्छी है सैमसंग के अंदर जो कि है भाई ये हमारा S पेन, तो जो लोग भाई नोट वोट टेक करते हैं, राइटिंग करते हैं, उनको पसंद है साइन वाइन करना, उनके लिए भाई बहुत ही तगड़ी चीज है। वैसे इसमें से ब्लूटूथ हट चुका था इस साल। खैर अगर आप आईफोन की तरफ देखते हो तो आईफोन के अंदर आपको भाई थोड़े ज्यादा बटन मिल जाते हैं। पावर बटन हमारा राइट साइड है ही, लेकिन साथ ही आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, जो कि इतना ज्यादा यूज होता नहीं और एप्पल ने उसके बारे में जिक्र भी नहीं करा इस साल ज्यादा। वहीं पे लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको एक्शन बटन मिल जाता है, जो कि नॉर्मल वाइब्रेट के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन काइंड ऑफ कस्टमाइजेबल है। हमारे को वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, एंड नीचे की साइड में दोनों ही फोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, और दोनों के टाइप सी पोर्ट जो है 3.2 वाले हैं। अब देखो इस साल एल्यूमिनियम तो ऐड कर दिया, साथ ही में वेपर चेंबर कूलिंग भी ऐड कर दिया फोन के अंदर, बट उसी के चलते ना जो वेट है एल्यूमिनियम के होने के बावजूद इसका भारी है। ये 233 ग्राम का स्मार्टफोन है, जबकि हमारा सैमसंग वाला फोन ये 218 ग्राम का, तो वो ना फील भी होता है कि हल्का सा आईफोन भारी। और सच बताओ जब आप लोग इसके ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा लोगे, कवर चढ़ा लोगे, तो ये फोन एटलीस्ट 250 ग्राम तक पहुंच जाएगा, 250 नहीं तो 240 तो इजीली चला जाएगा। उसके बाद भाई ये बहुत ज्यादा भारी फील होगा। देखो अगर आप पॉकेट में रखोगे तो पता चलेगा कि आपने एक भारी भरकम फोन रखा हुआ है। वहीं पे सैमसंग जो है ना बॉक्सियर है, जिस वजह से भारी और बड़ा लगता है, बट अगर इन रियल देखोगे, अगर आप ऐसे महसूस करोगे तो पता चलेगा कि सैमसंग थोड़ा हल्का है। बाय द वे आपको दोनों फोन के अंदर IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो पानी वानी में ले जा सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता है। दोनों फोन के अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आईफोन के अंदर सिंगल सिम का सपोर्ट है विद eSIM, तो जाके डुअल सिम बना पाता है। वहीं पे सैमसंग के अंदर आप लोग 2 फिजिकल सिम लगा सकते हो और एक eSIM का सपोर्ट मिलता है, तो वो एक अलग सा कॉम्बिनेशन जो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। और पता है बहुत से लोग ना एक चीज के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं जो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, और वो है भाई दोनों फोन की थिकनेस। सैमसंग जो है भाई 8.2 mm थिक है, वहीं पे आईफोन जो है 8.8 mm थिक है, तो भाई ये काफी ज्यादा मोटा है। इवन दो इन्होंने आईफोन एयर बहुत पतला बना दिया, बट जो बड़े प्रो मॉडल्स हैं इनके ऊपर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, उनको थोड़ा इन्होंने मोटा कर दिया है। तो ये चीज है जो आप लोग ध्यान रखना जब इन दोनों फोन को ले रहे हो, क्योंकि
ये चीज ना आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगी कि हाँ भाई ये बल्क है थोड़ा फोन में। देखो सच बताओ ना, दोनों ही फोन की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दोनों ये आप कह सकते हो पैनल वन ऑफ द बेस्ट मुझे पर्सनली लगते हैं। यहाँ पे सैमसंग अगर आप देखो तो 6.9 इंचेस का पैनल मिलता है, वहीं पे जो आईफोन का पैनल है वो भी 6.9 इंचेस का मिलता है। लेकिन बॉक्सी होने की वजह से सैमसंग का जो पैनल अगर आप देखोगे ध्यान से तो बड़ा लग रहा है, जबकि आईफोन का पैनल भी सेम साइज का, लेकिन वो थोड़ा सा कर्व्ड है ना, साइज से छोटा लगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस की बात करें तो जो सैमसंग हमारे को देता है वो 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, वहीं पे एप्पल ने अपनी ब्राइटनेस बढ़ा ली जो कि 3000 निट्स तक जा रही है। तो अगर आप लोग देखोगे तो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाती है डिस्प्ले। एंड ऑब्वियसली एलटीपीओ पैनल दोनों के अंदर आपको प्रोमोशन मिल जाता है, एक में मतलब 120 हर्ट्ज है और एक में प्रोमोशन है। बात वो एक ही है, तो दोनों ही काफी ज्यादा स्मूथ चलते हैं, कोई इशू नहीं आता उसके अंदर। तो जस्ट मैं अभी जो ब्राइटनेस की बात कर रहा था, ये ना इतना बड़ा आपको अपग्रेड नहीं लगेगा कि भाई 2600 निट्स से 3000 निट्स इतना बड़ा फर्क नहीं है, 400 निट्स में क्या हो जाएगा। लेकिन भाई सीरियसली जब मैंने आउटडोर के अंदर चेक करा तो जो आईफोन की डिस्प्ले थी यहाँ पे ज्यादा ब्राइट थी एज कम्पेयर टू सैमसंग। अब ये भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना सस्टेन करेगी, क्योंकि भाई एप्पल की जो डिस्प्ले है वो ब्राइटनेस डाउन कर लेती है, बट मेरे यूज केस में अभी तक जितना मैंने इसको यूज करा है इतने दिनों में, मेरे फोन ने अभी तक ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस, आप लोगों के साथ कुछ शायद अलग हो सकता है तो बताना बाकी। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को ध्यान देनी है वो है भाई एप्पल ने फाइनली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी है। अभी मैंने अपने इस वाले फोन के ऊपर देखो टेम्पर चढ़ा लिया, टूट भी गया हल्का छोटा साइड से, बट आईफोन इस पे नहीं चढ़ा हुआ, तो मैं आपको कोटिंग दिखाता हूँ। तो दोनों के अंदर जब आप लोग रिफ्लेक्शन देखोगे ना, तो जो वो सैमसंग के अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है और जो हमारे आईफोन में हो रही है वो सिमिलर सी है, लेकिन स्टिल सैमसंग की रिफ्लेक्शन हल्की सी बेटर है क्योंकि वो ज्यादा लाइट कट कर देता है एज कम्पेयर टू न्यू आईफोन्स। और बाय द वे यहाँ पे जो फ्रंट के अंदर आईफोन के अंदर आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो है सेरेमिक शील्ड 2 की, जो कि इनकी लेटेस्ट प्रोटेक्शन है। अब कितनी कारगर है देखो, वो तो मैं क्या ही उस पर रिकमेंड करूंगा क्योंकि ग्लास होता ही एट द एंड। वहीं पे सैमसंग के अंदर आपको कॉर्निवरस आर्मर 2 मिलता है। देखो वन ऑफ द फाइनेस्ट ही मिलती है, दोनों के अंदर इतना ज्यादा फर्क नहीं आपको मिलेगा। देखो मैं तो यही बोलूंगा कि दोनों ही फोन को संभाल के रखना, आप कवर ओवर में चढ़ा के, और अगर हो सके तो इंश्योरेंस ले लेना। अब देखो दोनों ही फोन की ना डिस्प्ले की अगर मैं लाइक क्वालिटी की बात करूं, मैंने आपको ओवरऑल तो बता दिया है। एक मेरा जो यूजर पर्सपेक्टिव वो ये है कि पैनल्स दोनों ही अच्छे हैं। सैमसंग के पैनल्स आपको होता है वन ऑफ द फाइनेस्ट रहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रहते हैं, कलर्स अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, हल्के से सैचुरेटेड रहते हैं। वहीं पे एप्पल के भी अच्छे रहते हैं, ये थोड़े से ट्रू टू टोन रहते हैं, जैसे कलर जैसे होने चाहिए वैसे दिखाते हैं। डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट इसमें रहता है इस वजह से, और इसमें HDR10 का सपोर्ट रहता है। खैर मैंने जो चीज नोटिस की और मैंने जो देखा और जो ऑन पेपर में पता चला वो ये था कि जो सैमसंग है उसके अंदर हमारे को ज्यादा PPI मिल रहा है, तो इसमें 498 PPI मिलता है हमारे को। वहीं पे एज कम्पेयर टू आईफोन उसके अंदर हमारे को मिलता है सिर्फ 460 PPI। तो आपको ओवरऑल जो पिक्सल डेंसिटी है वो सैमसंग में ज्यादा मिलती है, जिससे कि जब आप लोग को ऐसे शार्पर इमेज देख रहे हो तो आपको ज्यादा बेटर व्यूइंग यहाँ सैमसंग में मिलने वाली है। लेकिन ये बहुत निट पिक करने वाली बात है, अगर आप लोग दोनों ही फोन को साइड बाय साइड रख के चलोगे तब ये चीज पता चलेगी, अदरवाइज इतना कुछ नोटिस नहीं होगा। दोनों ही फोन की डिस्प्ले अच्छी है। अच्छा इसी के चलते ना मैं आपको स्पीकर्स का बताना चाहूंगा। भाई सैमसंग के ना स्पीकर्स एक टाइम पे यार एप्पल के सामने ना बड़े फीके पड़ जाते थे, बट पता नहीं भाई सैमसंग ने यहाँ पे क्या किया, जो स्पीकर क्वालिटी इनकी नेक्स्ट लेवल हो गई है। सो मैंने ना दोनों ही फोन के अंदर लगभग सिमिलर सी ऑडियो चलाई है और दोनों ही फोन की मैक्सिमम ऑडियो है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। देखो अगर ये एप्पल की ऑडियो सुनो एक बार, अब ये देखो सैमसंग की, तो डायरेक्टली भाई यहाँ पे पता चलता है कि जो सैमसंग की आवाज है वो ज्यादा लाउड है। मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि भाई आईफोन की साउंड इस बार ज्यादा होगी क्योंकि सैमसंग ने तगड़े स्पीकर निकाले थे इस साल के स्टार्टिंग में, बट भाई सैमसंग के स्पीकर स्टिल बेटर है। ये वीडियो बिल्कुल भी पेड नहीं है भाई कि आप लोगों को लगे भाई सैमसंग से मेरे को पैसा मिल गया, एप्पल से पैसा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने इन फोन के अंदर अपना पैसा लगा रखा है और मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच बता रहा हूँ मैं चीज की लग रहा था कि सैमसंग को भाई एक गोली मार देगा एप्पल और इसके स्पीकर ज्यादा बेटर होंगे, बट पता नहीं क्यों जब मैंने सुना पहली बार तो लाउडनेस मुझे सैमसंग स्पीकर मिली। अब लाउडनेस देखो म्यूजिक के अंदर एक फैक्टर होता है, बहुत चीजें होती हैं, बेस होता है, मिड्स होते हैं, ट्रेबल्स होते हैं, हजार चीजें होती हैं। तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो जो क्लैरिटी है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे एप्पल के साउंड में लगती है। वो थोड़ा सा डीपर टोन जो आती है वो पता चलता है कि वो बेसियर जो थंप होता है वो एप्पल में दिखता है, अदरवाइज जो सैमसंग में थोड़ी लाउडनेस है। इनका आवाज भी अच्छी है, बेस बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस देखो है। अब ये चीज ना आपकी ओवरऑल कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस में आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दे देगी। जब आप लोग दोनों फोन के ऊपर एक वीडियो देख रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, तो आपको फर्क पता चल जाएगा। अब देखो हमने ना बहुत सी और बीच बीच में इनडेप्थ चीजें चेक करी फोन की, जैसे कि अगर आप लोग सिक्योरिटी के मामले में देखो तो ना दोनों फोन में डिफरेंट चीज मिलती है। जैसे कि सैमसंग के अंदर हमारे को अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अगर आपके हाथ भाई बैठे भी होते हैं तो भी ये काम करता है। और वहीं पे फेस आईडी के अंदर क्या रहता है कि भाई आपके अगर ऐसे रात में फेस नहीं भी दिख रहा तो भी इसके जो सेंसर है आपकी तरफ ऐसे फेंकते हैं 3D रेज एंड उससे आपका फोन अनलॉक हो जाता है। तो दोनों के देखो अपने डिसएडवांटेज है अपने एडवांटेजेस है, बट दोनों ही सिक्योर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो मैं ये वाली वीडियो का जो फॉर्मेट है थोड़ा डिफरेंट लेके चल रहा हूँ। यूजुअली आप लोग देखा होगा मैं हर एक फॉर्मेट के तरीके से चलता हूँ, डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस ऐसा करके, बट इस वाली वीडियो के अंदर नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, दिल के करीब वीडियो
होती है हर साल, क्योंकि हम लोग पैसा ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो पॉकेट और दिल दोनों ही करीब रहती है। खैर, अगर मैं बात को देखो यार परफॉर्मेंस की, तो देखो एक ऐसा फैक्टर होता है परफॉर्मेंस का जो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च करो तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज चाहिए। 1 लाख के ऊपर मेरे हिसाब से बेस्ट ही होना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पे देखो सैमसंग ने ना अपने इस वाले फोन के अंदर यूज करा है स्नैपड्रैगन 8 एलीट मेड फॉर गैलेक्सी। साथ ही में LPDDR5X रैम आ जाती है, UFS 4.0 की स्टोरेज आ जाती है। और अगर इसे कंपेयर करें एप्पल के साथ, एप्पल का खुद का इन हाउस सिलिकॉन है जो कि A19 Pro है, इसके अंदर NVMe बेस्ड स्टोरेज आती है, बट जो रैम है इसके अंदर भी LPDDR5X ही है। और एक और चीज यहाँ पे जो रैम है आईफोन के अंदर इस साल बढ़ चुकी है, जो कि 12 GB हो गई है। पहले इसमें 8 GB रैम आती थी, इस बार आपको रैम में थोड़ी सी बढ़ोतरी मिल रही है। बट सैमसंग के अंदर ये रहता है कि आपको हल्का फुल्का रैम प्लस का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग उसकी रैम को थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हो, बट इतना ज्यादा वो फायदेमंद नहीं होता। जो आपकी डेडिकेटेड रैम होती है वही मेजरली देखी जाती है। बाय द वे अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें, दोनों फोन काफी ज्यादा बढ़िया है। आईफोन की रैम मैनेजमेंट थोड़ी सी बेटर लग सकती है आप लोग, क्योंकि उसमें जो बड़ी एप्लीकेशन है वो भी ये होल्ड कर लेता है। सैमसंग के अंदर एंड्रॉइड की वजह से वो थोड़ी एप्लीकेशन बंद कर देता है। लेकिन मैं एक बड़े टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा जो कि है भाई दोनों फोन की परफॉर्मेंस। तो हमने ना सिंथेटिक बेंचमार्क निकालते हैं एंटूटू और गीकबेंच, आप लोग देखोगे। पता है मैं ना इतना ज्यादा कंफ्यूज था एंटूटू को लेकर, और जब मैंने देखा ना कि दोनों ही फोन के अंदर बिल्कुल सिमिलर से एंटूटू आ रहा तो मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि भाई जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट है उससे मेरे को ना थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि यार वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर आया। लेकिन भाई एप्पल ने बोला ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग, हम लेकर आ चुके हैं A19 Pro, और अभी के हिसाब से ना बिल्कुल लेटेस्ट चिपसेट है। अगर आप लोग देखोगे ये ज्यादा टाइम नहीं हो तो ऑप्टिमाइजेशन अभी धीरे धीरे करके ना होगी सॉफ्टवेयर के साथ। तो एंटूटू ने अभी इसके अंदर 2.4 मिलियन का स्कोर दिया, तो आगे चल के आने वाले 2-3 महीने के अंदर भाई मैं मान सकता हूं कि 2.8 मिलियन इजीली दे देगा। ये होता है भाई इनिशियली थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइजेशन के फर्क की वजह से ना स्कोर्स का ऊपर नीचे होना बनता है। एंड परफॉर्मेंस के चलते भाई हमने जब ना दोनों ही फोन के अंदर डिस्प्ले टेस्ट करा, क्योंकि आईफोन के अंदर NVMe बेस्ड हो जाती है और सैमसंग में UFS 4.0 है। ओवरऑल स्कोर के अंदर आप लोग देखो तो फर्क आता है, लेकिन जो स्पीड्स अगर आप देखोगे ना नॉर्मली इंडिविजुअली सीक्वेंस राइट और सीक्वेंस रीड कितनी है, तो वो आईफोन में ज्यादा थी। तो ओवरऑल देखो आपको ज्यादा इतना बड़ा फर्क नहीं लगेगा। जब आप लोग मल्टीपल गैलरीज के अंदर फोटोज लोड करोगे आपकी जल्दी ही होंगी दोनों फोन्स में। तो आप लोगों ने जैसे देखा भाई कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हमारे को दोनों ही प्रोसेसर में मिला है, और यही चीज है जिस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि यार हमेशा ऐसा नहीं होता कि एप्पल ही विनर है। कभी कभी इस बार जो है एप्पल ने कुछ अलग ही सीन कर दी, इस वजह से सैमसंग बहुत आगे निकल गया। एंड ये चीज ना हमने सॉफ्टवेयर में भी देखी है। अब देखो नया वाला iOS 26 आता है एप्पल के साथ, और ये काफी अच्छा है। देखो दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा है, मेरे को तो पर्सनली इससे प्यार हो चुका है। इसको लाइट थीम में मैं चला रहा हूँ, मेरे को तो भाई मजा आ रहा है, सच बता रहा हूँ। जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो सब चीजें वो बिल्कुल सही पॉइंट पे हैं। तो इसके अपने एडवांटेजेस है, थोड़ा कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो, लॉक स्क्रीन के अंदर भी मजा सा आता है। इवन जो ये देखो ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो इस तरीके से करती है भी अच्छा लगता है। लेकिन सैमसंग भाई आपको पता है एंड्रॉइड साइड बनी हुई लेकर आता है, तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं। आप देखोगे तो उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हो, आपको इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलती है गुड लॉक मॉड्यूल की मदद से कि भाई क्या बताऊं, नेक्स्ट लेवल, इतना आईफोन सोच भी नहीं सकता। वो सब चीजें हम लोग सैमसंग में कर सकते हैं। तो देखो अगर आप लोग थोड़े कस्टमाइजेशन लवर हो, आपको थोड़ा ज्यादा पसंद है फोन के अंदर घुसना, तो आपके लिए यहाँ पे सैमसंग ज्यादा बेटर वैल्यू निकाल देगा सॉफ्टवेयर वाइज। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों फोन के अंदर लगभग सेम टाइम के ही अपडेट साइकिल मिलेगी, 7 साल के अपडेट दोनों फोन में देखने मिलने वाले हैं। अब वो ये भाई लॉन्जिविटी देखेंगे किस तरीके से होल्ड अप करती है, क्योंकि सैमसंग के साथ अभी इतना हमारे को भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि सैमसंग में ज्यादा फोन अभी हुए नहीं है जिनमें इतने लंबे समय तक हम लोगों ने देखा हो, क्योंकि आज से 7 साल पहले फोन सैमसंग देता ही नहीं था, 2-2 साल के अपडेट आते थे। लेकिन एप्पल तो भाई पिछले कई सालों से बड़े अपडेट्स देता रहा है, 7 साल 6 साल 5 साल के, तो हमें पता है एप्पल सस्टेन कर लेते हैं। बट सैमसंग कर पाएगा, वो एक सबसे बड़ा डाउट है मेरा। अब एप्पल के अंदर ना एक चीज और है भाई जो आपको ध्यान देने वाली है। अगर आप नॉर्मली ही इस वाले फोन को देखो, इवन दो हमारे सैमसंग के स्कोर ज्यादा आ रहे हैं, बट अगर आप गेमिंग की ओवरऑल लाइब्रेरी देखो तो आपको एप्पल में ज्यादा मिलती है। इसके अंदर आपको भाई AAA टाइटल गेम्स मिल जाते हैं, जैसे विचर हो गया, रेजिडेंट ईवल हो गया, ये भी आप लोग इसके ऊपर खेल सकते हो। साथ ही में आपको रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट मिलता है। तो एप्पल का जो जीपीयू है वो नो डाउट भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अभी स्कोर्स वाइज देखोगे तो सैमसंग लग रहा है ज्यादा। आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप स्कोर्स देखना बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। खैर ये चीज अभी ऐसे दिमाग से लेके चल रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर अगर आप लोग नॉर्मल गेमिंग देखोगे तो दोनों फोन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग्स आपको मिलती है। स्पेसिफिकली अगर बीजीएमआई आप लोग अगर उसके शौकीन हो तो बीजीएमआई के अंदर एप्पल इस टाइम पर आपको सिर्फ 60 FPS दे रहा है। सुपर स्मूथ वो चीजें अलग है, अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, बट स्टिल इस वाले फोन के साथ अभी आपको इसलिए इतना मिल रहा है क्योंकि ये नया प्रोसेसर है। अभी इसकी कस्टमाइजेशन एंड अभी सामने से अपडेट आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। बाय द वे यहाँ पे सैमसंग के अंदर आपको 120 FPS वाली गेमिंग मिल जाती है बीजीएमआई के अंदर बढ़िया तरीके से। अच्छा भाई प्रोसेसर ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 8 एलीट आपको पता है गेमिंग प्रोसेसर मान सकते हो, काफी ज्यादा पावर है इसके अंदर। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखो मेरे को कोई शक नहीं होता, चाहे मैं इस वाले फोन में खेलूं और अगर आने वाले टाइम में एप्पल में खेलूंगा, मुझे पता है इसमें 120 FPS आ जाएगा और बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया चलेगा। तो उसकी मेरे को अब गारंटी है। बाकी वेपर चेंबर कूलिंग भी उन्होंने इस बार डाल दी है। लेकिन ना हमने ना इस वाले फोन का ना गेमिंग टेस्ट अपने सेकंड चैनल पर डाला और हमने नोटिस करा इवन तो वेपर चेंबर होने के बाद ये फोन हीट हो रहा है। अभी ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा कमी है गेम डेवलपर की साइड से। दोनों फोन के देखो बैकग्राउंड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, दोनों से मैंने हटा रखी है। एंड मैं ना डायरेक्टली ना एक एप्लीकेशन खोलूंगा जो कि फोन डालर है, देखते हैं कौन ज्यादा खोलता है। दोनों के अंदर आपको स्पीड का फर्क पता चली गया है, दोनों में सेम खोल रहा हूँ एंड आप लोग देख सकते हो दोनों में लगभग सेम खुली है। और एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग भाई, दोनों के एनिमेशन देखो कितनी ज्यादा स्मूथ है। एक टाइम पे भाई सैमसंग इस चीज को बस सोच पाता था, बट अब सैमसंग कर चुका है वो चीज। देखो कितनी ज्यादा स्मूथ एनिमेशन है, ये देखो लगभग सेम है। और मेरे को तो सच बताऊं सैमसंग ज्यादा तेज लग रहा है ऐप को खोलने में। देखो ये देखो टच कर रहा है, देखो
टच करा, ये देखो टच करा, इसमें हल्का डिले आ रहा है, बल्कि सैमसंग एकदम से खोल दे रहा है। आप देखो साइड बाय साइड टच करा, ये देखो एप्पल भाई हल्का से डिले दे रहा है, सैमसंग एकदम से खोल दे रहा है। दोनों ही फोन में एक्स खोल लेते हैं एक साथ, यहाँ पे अपडेट आ रहा है, बट खुल तो देखो इसका भी टाइमली गया ही है। देखो साइड बाय साइड हम लोग ना यूट्यूब खोलते हैं, लेट्स सी 3 2 1 एंड गो। पता चला कितनी देर लगाता है। सैमसंग ने भाई जाते ही खोल लिया, देख रहे हो कितनी ज़्यादा फास्ट है सैमसंग की यहाँ पे स्पीड्स। अगर हम लोग मेल खोलें, मेल भी देखो सैमसंग ने ज़्यादा तेज़ी से खोल ली। 3 2 1 दोनों ने लगभग सेम टाइम पे कैमरा खोला है, तो भाई नो डाउट फास्ट हो गया। शटर स्पीड चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है शटर स्पीड। तो 3 2 1 सैमसंग की शटर स्पीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है एज कम्पेयर टू आईफोन। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करते हैं तो हैप्टिक्स का मेरे को एक बड़ा फैक्टर लगता है कि बताना चाहिए। तो सैमसंग के हैप्टिक्स भाई नो डाउट अच्छे हैं और काफी स्टर्डी है, वहीं पे एप्पल के भी हैप्टिक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और लगभग मेरे को सिमिलर से लगते हैं। हल्का सा हो सकता है एप्पल के बेटर हो, बट सैमसंग के भी नो डाउट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, इतना ज्यादा मैं उस पर जोर नहीं दूंगा। अच्छा, एक चीज जो मेरे को सैमसंग की पसंद है वो है भाई ये एस पेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये काइंड ऑफ एक बहुत ही सही चीज और नीट फीचर है। जैसे जो लोग बिजनेस वाले हैं, जो थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिनको भाई थोड़ा सा महंगा फोन चाहिए, थोड़ी हायर स्टडीज कर रहे हैं, कोई कॉलेज वॉलेज में हो सकता है, डॉक्टर वॉक्टर कर रहा है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल चीज है। मैंने देखा है काफी लोग यूज कर रहे थे, मैंने देखा उन्हें यूज करते हुए, एंड इसी वजह से भाई ये चीज आपको इसमें मिलती है, जबकि वो चीज आपको एप्पल में नहीं मिलती। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। और हाँ, एंड्रॉइड और आईफोन होने का एक और फर्क आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग ब्लिंकिट से 2 टाइम पे एक साथ सामान ऑर्डर करते हो तो दोनों में ना कभी भी अलग रेट आता है, जेप्टो और ब्लिंकिट में ज्यादातर होता है। तो अगर एंड्रॉइड लेते तो आपके काइंड ऑफ पैसे भी बच जाते हैं, जबकि एप्पल में ज्यादा ही ठुक रहे हैं। अभी आपको पता होगा एप्पल ने इस साल काफी सारी जो इंटरनल है उसमें चेंजेस करे हैं। जैसे कि एप्पल ने अपना नया चिप डाल दिया है सिर्फ बैंड्स के लिए, जिसके अंदर की 3 ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईफाई हो गया, बैंड एक ही चिप में आते हैं। तो उससे क्या हो, मैंने नोटिस करा वो ये था कि जो नेटवर्क है ना वो थोड़े बेटर है इस वाले आईफोन के अंदर। अगर मैं अपने 16 प्रो मैक्स से कंपेयर करूं, उसके अंदर जो मुझे नेटवर्क्स मिलते थे ना कुछ जगहों पे मेरे घर के अंदर, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इस वाले आईफोन के लगे हैं। जो चीज मुझे महसूस हुई मैंने आपको बता दी। वहीं पे आपको 5G बैंड में हल्का सा फर्क मिलता है, आईफोन के 5G बैंड ज्यादा है एज कंपेयर टू सैमसंग। और अगर आप लोग ये वाले फोन देख लो तो 5G बैंड कहीं ना कहीं भाई देखो निर्भर करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग शायद हो सकता है बाहर भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए अच्छी। और दोनों ही फोन के अंदर कनेक्टिविटी का ही रहता है कि फ्लक्चुएशन है। देखो अभी मैं जैसे बेसमेंट में हूं तो दोनों फोन अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आईफोन में एयरटेल सिम के साथ मेरे कनेक्शन यहाँ पे नहीं आते, जबकि जियो सिम के कनेक्शन आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके कैरियर के ऊपर, भाई कैरियर कौन सा आप लोग यूज कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो है। मैंने देखा मेरे एरिया के अंदर लाइक ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में जियो स्ट्रॉन्ग है, एयरटेल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और काफी जगहों पे भाई शायद एयरटेल स्ट्रॉन्ग होगा, जियो नहीं होगा, जैसे पहाड़ों पर। अच्छा, डिस्प्ले की एक चीज और है कि आपको सैमसंग के अंदर ना पंचोल कैमरा मिलता है, जिस वजह से डिस्प्ले हल्की सी और बड़ी लग जाती है, जबकि आईफोन के अंदर आपको पता है यहाँ पे डायनामिक कैमरा मिलता है। दोनों के भाई अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट पर्सनली बताऊं मेरे को थोड़ा सा एप्पल की ये चीज पसंद है, क्योंकि जब आप लोग म्यूजिक प्ले कर रहे होते हो तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव तरीके से काम करती है। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने म्यूजिक चलाया कोई, ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक चला दिया, इसको बैक करा, ये देखो कुछ इस तरीके से थोड़ी एनिमेशन से दिखने में बढ़िया सा लगता है। और इसकी एनिमेशन है भी स्मूथ, ऐसे चाइनीज काउंटर पार्ट्स की तरह नहीं है जो बिल्कुल ही बकवास लगे, तो थोड़ी सी अच्छी लगती है। सैमसंग के अंदर ना 2-4 और फीचर है, जैसे कि आपको सैमसंग डेस्क का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप लोग को पीपीटी है, कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपको भाई अपनी रिप्रेजेंट करनी पड़ती है ऑफिस के अंदर, तो आप लोग डायरेक्टली इसको कनेक्ट करके अपने ऑफिस रूम के अंदर कॉन्फ्रेंस में चीजें दिखा सकते हो, जो कि एप्पल नहीं कर सकता। उसके लिए एयर ड्रॉप करना पड़ता है, और एयर ड्रॉप भाई अभी रिसेंटली इतना ज्यादा खराब हो गया है, जब से iOS 26 का अपडेट आया, मैं क्या बताऊं भाई, सरदर्द हो गया है। फाइल्स ट्रांसफर ही नहीं हो रही है iOS 26 के बाद एयर ड्रॉप के थ्रू। तो ये आपके साथ हो रहा है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एआई की बात कर लेते हैं, दोनों ही फोन्स का एआई का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो देखो यार, इसके बारे में ज्यादा बात करना बनता भी नहीं, क्योंकि भाई जो अभी एप्पल का इंटेलिजेंस है करंट स्टेट के अंदर इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं जितना भाई सैमसंग का एआई हो चुका है। सैमसंग का जो जनरेटिव एडिट है वो बहुत क्रेजी है, आपके अगर आंखों के आगे कुछ है, अगर आप भाई कुछ चीज हटाना चाहते हो वो बहुत इजीली उसको जनरेट कर देता है वापस से, जबकि एप्पल का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा कारगर नहीं है। वहीं पे सर्कल टू सर्च छोटे मोटे फीचर्स भी एप्पल को करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। तो एआई वाले पार्ट के अंदर तो मैं डायरेक्टली सैमसंग को ही विजेता घोषित करूंगा। लास्टली भाई देखो, मैं पता है सबसे ज्यादा एक्साइटेड होऊंगा एक चीज के लिए, और आप लोग भी होंगे, वो है भाई कैमरा सेक्शन। देखो बड़े बड़े नंबर फेंक दिए गए हमारी तरफ दोबारा से, 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, पेरिस्कोप लेंस आता है, ये आता है वो आता है, और दोनों के कैमरास नो डाउट देखो इस बार बहुत ज्यादा केपेबल भी हैं। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं तो 48 मेगापिक्सल का नया ना हमारे को टेलीफोटो लेंस मिल रहा है इस वाले हमारे आईफोन के अंदर। वही सेम अगर आप देखोगे सैमसंग के अंदर हमारे को 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है, और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो नॉर्मल मिलता है। तो इसमें काइंड ऑफ ज्यादा कैमरा है, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो वाला, जबकि एप्पल में 3 ही कैमरा सेटअप है। हमने 2-4 फोटोज यहाँ पे खींचना स्टार्ट करी तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि जो एप्पल की लेंसेज है उसके अंदर हमारे को थोड़ी ज्यादा शार्पनेस मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं देखो कलर्स का बहुत डिफरेंस रहता है, तो वो भी आपको काइंड ऑफ देखने को मिल जाएगा। अभी आप फोटोज तो देख रहे हो, लेकिन साथ ही में एक चीज और है जो कि है भाई वीडियो सेक्शन। दोनों ही फोन के अंदर आपको 4K 120 का सपोर्ट मिल जाता है, और बढ़िया तरीके से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलते हैं तो देखो दोनों ही फोन सही सी स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं। सैमसंग की स्टेबलाइजेशन को थोड़ी ज्यादा लग रही है, बट सैमसंग की वीडियो हल्की सी डार्क है। अगर आप देखोगे सैमसंग की वीडियो डार्क है, वहीं पे आईफोन की वीडियो भाई बहुत ज्यादा ब्राइट है, और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है सैमसंग में बिल्कुल अंधेरा हो गया और आईफोन में ऐसा लग रहा है बिल्कुल उजाला है। ये एक फर्क मेरे को देखने को मिल रहा है। तो बट देखो दोनों फोन के अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सैमसंग ने जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर इनोवेशन नहीं करा, बट यहाँ पे एप्पल ने कर दिया सेंटर स्टेज कैमरा डाल के 18 मेगापिक्सल का। तो उससे क्या है, आप लोग भाई अगर कुछ ऐसे वीडियो शूट करनी हो तो आप लोग नॉर्मल फोन का ऐसे पढ़ के भी लैंडस्केप में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड ये दोनों ही फोन का साइड बाय साइड कंपैरिजन है, आप लोगों को पता चला किस क्वालिटी है। अगर अभी देखोगे तो सैमसंग ना ज़्यादा पंच इन है
वहीं पे आईफोन के अंदर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। तो फील्ड ऑफ व्यू मैं बोलूँगा भाई आईफोन का ज़्यादा बेटर है। नो डाउट भाई वीडियो सेक्शन के अंदर अभी भी आईफोन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। एंड ये कुछ सैंपल है इसका लॉग के अंदर मैंने रिकॉर्ड करा था, काफी सही रहता है। अगर आप लोग भाई कंटेंट क्रिएटर हो, आप लोग वीडियोस बनाने का शौक रखते हो, तो आपको भाई बार बार कैमरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऐसे पकड़ो फोन को और अपना ब्लॉग शूट करते रहो, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हो। एप्पल के अंदर प्रोरेस रॉ आती है, वहीं पे सैमसंग के अंदर इनकी एक्सपर्ट रॉ आती है। दोनों के भाई अपने एडवांटेजेस है, जैसे कि आप लोग जब पुश करते हो दोनों ही कलर्स अच्छे से कर लेती हैं, कलर ग्रेड हो जाती हैं। और देखो रॉ कैपेबिलिटीज दोनों मिल रही है तो उसकी संतुष्टि है। बाकी वीडियो का देखो एक सीन ऐसा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका बढ़िया लगेगा। मुझे पता है ज्यादातर लोग भाई अभी भी एप्पल बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है और वो चीज हमने इस बार नोटिस भी करी है। लास्टली देखो बैटरी के अंदर आपको हल्का सा फर्क मिल जाता है। अगर आप देखोगे सैमसंग के अंदर हमारे को मिलती है 5000 mAh की रेटेड कैपेसिटी की बैटरी, वहीं पे हमारे इस आईफोन में मिलती है 4832 mAh की बैटरी। अब ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है और ये चीज ना ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फर्क डाल देती है कि भाई कितना आपके फोन के साथ जूस हमें मिल जाएगा। बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है भाई सीरियसली 10-11 घंटे का छुट्टी मेरा S25 अल्ट्रा निकाल के देता है। अभी रिसेंटली थोड़ा कम हो गया, पता नहीं 8-9 घंटे दे रहा है जब से मैंने One UI 8 अपडेट डाला था। बट पहले तो भाई क्रेजी था और साथ ही यहाँ पे 9 घंटे के आसपास मेरे को इस वाले आईफोन से ही मिल रहा है। लेकिन देखो अभी हम लोगों ने टेस्ट ज्यादा नहीं करा, मैंने एक डेडिकेटेडली कंपैरिजन लेकर आ रहा हूँ इन सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का। तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून करना, क्योंकि उसके अंदर आपको हर एक फोन के बारे में पता चलेगा कितना फोन कितना चलता है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सा फोन बैटरी बीस्ट है। क्योंकि इनके अंदर देखो हाई रेटेड कैपेसिटी वाली बैटरीज आती ही नहीं है, तो ये पता करना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाय द वे इस साल एप्पल ने भाई अपनी बैटरी के अंदर आप कह सकते हो फास्ट चार्जिंग डाल दी है, तो अब 40 वॉट्स की चार्जिंग हमारे को मिल जाती है। अडैप्टर आप लोग अलग से जाके एप्पल की वेबसाइट से ले सकते हो। वहीं पे सैमसंग के अंदर 45 वॉट्स की चार्जिंग आती है। तो काइंड ऑफ हेड टू हेड कंपैरिजन है, 1.5 घंटा ही लगता है दोनों फोन को लगभग चार्ज करने में 0 to 100%। तो मेरे हिसाब से वो टियर 1 ब्रांड्स के लिए बढ़िया ही है। बाकी सैमसंग के अंदर आपको 4.5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, बट आईफोन के अंदर कोई भी ऐसे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता। मैंने ना कैमरा से दोनों फोन की बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है, मेरे को ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स मिले। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट कहीं कहीं जगह पे भाई यहाँ पे मेरे को सैमसंग ने कुछ फोटोज अच्छी दी और कहीं कहीं जगह मुझे यहाँ पे एप्पल ने फोटोज अच्छी दी। कलर को जो एक मैं बोलना चाहूंगा फैक्टर है वो ये है कि जो सैमसंग की फोटोज है वो थोड़ी कूलर टोन में रहती है और एप्पल की फोटो थोड़ी सी वार्मर टोन में रहती है। आज भी आपको यही सेम थ्योरी देखने को मिली है। अगर मैं ये वाली फोटो दिखाऊं तो इस वाली फोटो के अंदर आप देखोगे तो जो आईफोन है वो ब्राइट फोटोज क्लिक कर रहा है और सैमसंग जो है यहाँ पे थोड़ी डार्कर फोटो क्लिक कर रहा है। शैडो वाले जो पार्ट है सैमसंग के अंदर ज्यादा टाइम पे बिल्कुल ही खत्म हो जा रहे हैं और ये चीज मैंने नोटिस करी है दूसरी फोटोज के अंदर भी। तो ये आपको देखना है, भले ही जो सैमसंग की फोटोज के अंदर कलर्स आपको थोड़े पॉपी लगेंगे, बट ओवरऑल गुड एक्सपोजर शॉट जो हमारे को आईफोन से मिल रहे हैं। दोनों के अंदर मैंने ऐसे अगेंस्ट सन फोटोज क्लिक कर दिया। दोनों की जो फोटो की रेंडिशन है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एप्पल जो थोड़ी सी वार्मर टोन दे रहा है, अगेन मैंने आपको बताया, सैमसंग जो थोड़ी कूलर टोन देता है। बट अगर आप लोग देखोगे टेक्सचर जो है ज्यादा अच्छे से आईफोन में मेंटेन है, वहीं पे जो हमारा सैमसंग है उसके अंदर थोड़ी सी फ्रिंजमेंट से आ रही है। हमने लो लाइट के अंदर थोड़े से ना पोर्ट्रेट शॉट्स खींचने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देखते हो इवन दो सैमसंग के पोर्ट्रेट्स काफी ज्यादा ब्राइट है ना, पहले उसकी फोटोज के अंदर भाई इतनी ज्यादा नॉइस आ गई कि मैं क्या ही बताऊं, तो फोटो बिल्कुल ही खराब हो गई, जबकि एप्पल की फोटो ज्यादा बेटर है। तो मानो या ना मानो इस साल जो है आईफोन की लो लाइट ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है, ओवरऑल एक्सपोजर भी वो ज्यादा बेटर तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो देखो यार कैमरा के अंदर मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी भी एक कंसिस्टेंसी चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई आईफोन है अभी भी आगे और उसकी फोटोज अभी बेटर आ रही है। लो लाइट की तो देखो नो डाउट भाई वो ज्यादा बेटर है, बट सैमसंग की जो फोटोज है वो काइंड ऑफ स्किन टोन्स के अगर मुकाबले देखो तो ज्यादा अच्छी है। अगर आपको अपने फोटोज खुद की खींचने का ज्यादा शौक है, आपको अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स खींचते हो ज्यादा, तो आप सैमसंग प्रेफर करना क्योंकि स्किन टोन ज्यादा बेटर निकलती है। बाकी हमारे को सैमसंग के अंदर भाई 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी सपोर्ट मिल जाता है, अगर आप चाहो तो इससे वो कर सकते हो। बाकी दोनों ही फोन लॉक सपोर्ट करते हैं बस, बट ये चीज है कि एप्पल ने इस बार प्रोरेस रॉ डाल दिया है, तो वो कितने लोग रिकॉर्ड करेंगे वो तो देखो आगे की बात है। अब इससे मूवीज बनेंगी या नहीं बनेंगी, हम भी कभी बनाने की कोशिश करेंगे। लास्टली यार देखो मैं यही बोलना चाहूंगा, ये दोनों ही फोन काफी ज्यादा केपेबल है, बट अगर आप पॉइंट्स देखो तो वहां पे सैमसंग जरूर आगे निकल जाता है। आपको ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन जो आपको चीजें मिल रही है वो टॉप टियर है। हाँ, लेकिन ये बात मैं जरूर मानता हूं कि जो एप्पल है उसके अंदर जो आप पैसे दे रहे हो वो भी कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर देता है। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हेड टू हेड कंपैरिजन है। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको थोड़ा ज्यादा ही अपने फोन से पावर चाहिए, कुछ ज़्यादा ही चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्शन फील नहीं करनी है, तो आप सैमसंग की तरफ जाओ। इसके अंदर आपको सैमसंग वॉलेट का भी सपोर्ट मिलता है, एंड्रॉइड की कस्टमाइजेशन 10 तरीके की है, डिस्प्ले भी बढ़िया है इस फोन की। लेकिन आईफोन जो है आपको एक स्टेबिलिटी के साथ ओवरऑल सारी चीज़ें दे रहा है, तो आप आईफोन की तरफ जब जाओ जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए और एक लंबे समय तक के लिए स्मार्टफोन चाहिए। वैसे तो दोनों लंबे समय के लिए, ये देखो सच बताऊँ ये पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैं तो ये बोल के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई कौन सा फोन बेटर है। मैंने आपके सामने सारे थॉट्स रख दिए हैं, देखो भाई ये फोन इधर है, ये फोन ऐसा है। इस बार बहुत ही क्रेजी सीन हो गया कि भाई एप्पल और सैमसंग काफी ज्यादा हेड टू हेड कंपीट कर रहे हैं। कभी मैंने पिछले इतने सालों में नहीं होता देखा ऐसा कि सैमसंग इतना तगड़ा कर रहा है, एप्पल इतना तगड़ा कर रहा है, दोनों ही बिल्कुल ऐसे दोनों ही ऐसे हेड टू हेड कर रहे हो। हमेशा कुछ ना कुछ बुराइयां होती थी एक ना एक फोन में, बट इस साल भाई सारी थोड़ी चेंज हो गई। बट आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग कौन सा फोन इन दोनों में से पसंद आया, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।